हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबो 2.0 में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे बच्चों, जो क्लास 8 का एग्ज़ाम होने वाला है 28 जनवरी को, उसका हम लोग आंसर को देखेंगे। तो आज का जो आप लोगों का वीडियो होगा ये साइंस का वीडियो होगा और आज हम लोग उसी क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आप लोगों को डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जैसे इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, अगर आप लोग अभी भी उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग उससे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें प्यारे बच्चों, इससे पहले साइंस, सोशल साइंस और मैथ का जो है सो पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ये आप लोगों का साइंस का जो है सो पार्ट 2 होने वाला है। तो चलिए बच्चों, देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले बता दें प्यारे बच्चों, इस चैनल के माध्यम से क्लास 8 से लेकर 12 तक का संपूर्ण तैयारी करवाया जाता है। साथ ही आप लोगों का वीकली टेस्ट का जो ओरिजिनल क्वेश्चन है आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। और न्यूज़ एंड क्यूज़ आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलता है। जब आप लोग एग्जाम दे के आइएगा उसके बाद आंसर के लिए आप लोगों को ये चैनल के माध्यम से आंसर की अपलोड किया जाएगा। और साथ ही एग्जाम से कुछ दिन पहले आप लोगों का एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करवाया जाएगा। एकदम जो उस यही सब क्वेश्चन जो अभी हम लोग करवा रहे हैं, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और प्रत्येक जो है सो प्रत्येक सब्जेक्ट का 3 या 4 वीडियो आएगा, और जहाँ से आप लोगों का फुल में से फुल आप लोग 48 क्वेश्चन सही कर सकते हैं 50 में से। तो चलिए बच्चों, देर ना करते हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या है पहला क्वेश्चन। तो इसमें है कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो वैसे भी हम लोग जानते हैं कि कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं या फिर टिश्यू। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया एक कोशिकीय जीव कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं अमीबा, पैरामीशियम, स्पायरोगैरा जो है सो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए प्यारे बच्चों, क्या सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा और सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सभी को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा ताकि आने वाला एग्जाम में आप लोगों को किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा और आप लोग फुल में से फुल नंबर ला सकते हैं। बिल्कुल सभी क्वेश्चन आप लोगों को मेरा ही वीडियो से देखने को मिलेगा, ये आप लोग कंफर्म कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से अधातु है, निम्न में से अधातु कौन अधातु है। तो आप लोग याद रखिएगा, जिसके लास्ट में र आएगा और जिसके लास्ट में न आएगा वो अधातु होता है। जैसे सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये सभी जो है सो अधातु है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है। निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो धातु का उपयोग पटाखों में, उर्वरक में और खाना बनाने बर्तन में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आपको बता दें प्यारे बच्चों, जिसमें इनमें से सभी ऑप्शन रहेगा आप लोग उसको टिक कीजिएगा। अगर आप लोगों को आंसर नहीं पता है तो इनमें से सभी उसको टिक कीजिएगा। आप लोगों का 90% संभावना रहता है कि सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक होता है। अधातु और विद्युत का सुचालक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है। सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो सूक्ष्मजीव को रोकने के लिए हम लोग नमक का, खाद्य तेल और चीनी का, ये सभी का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है। तो लेग्यूम पौधा की जो जड़ है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा राइजोबियम नामक जीवाणु देखने को मिलेगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है। भिंडी की पीत किस सूक्ष्मजीव से होता है, आप लोग बताइएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया भिंडी की पीत किस सूक्ष्मजीव से होते हैं। आप लोगों को बता दें कि सूक्ष्मजीव को 4 भागों में बांटा गया है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल में बांटा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, तो आप लोग देखिए जीवाणु किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आप लोगों के लिए छोड़ दिया जा रहा है। चलिए हम ये बता देते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा इनमें से, सॉरी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विषाणु हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत, क्या बोला है, वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया, उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग देख पा रहे होंगे, इनमें पूछा गया कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है। जैसे चालक कितने प्रकार का होता है, कंडक्टर 3 प्रकार का, सुचालक, हिंचालक, सुचालक होता है, हिंचालक होता है, एक क्या होता है, कुचालक होता है।
तो सुचालक हम लोग किसको बोलेंगे? वैसा चालक जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रभावित हो जाता है उसको हम लोग सुचालक बोलेंगे। कुचालक किसको बोलेंगे? जिसमें विद्युत धारा प्रभावित बिल्कुल नहीं होता है उसको कुचालक बोलेंगे। और एक आता है हिमचालक, तो हिमचालक किसको बोलेंगे? तो हिमचालक हम लोग बोलते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रभावित होता है लेकिन एकदम धीरे-धीरे। तो इसमें देखिए क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया बच्चों कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? तो आसुत जल जो होता है सो विद्युत का कुचालक होता है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है? विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? तो विद्युत अपघटन का जो उपयोग है धातुओं के निष्कर्षण में, अधातुओं के शुद्धिकरण में और इलेक्ट्रोप्लेटोन में है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है? निम्न में से कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? तो हम लोग जानते हैं जनन दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन जो होता है सो नॉर्मल मनुष्यों में हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है एक फीमेल और मेल की आवश्यकता होता है। और अलैंगिक में क्या होता है एक ही जीव के माध्यम से जो है सो जनन करके दूसरे जीवों का निर्माण होता है। जैसे हाइड्रा में जो है सो जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन विधि। और अमीबा में तो ये सब जो आ जाएगा सो आप लोगों का अलैंगिक जनन का उदाहरण हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी। चलिए आप लोग विश्लेषण पर भी ध्यान दीजिएगा ताकि आप लोगों का क्वेश्चन इधर उधर से कभी छूटे ना। निम्न में से कौन से जीवों की ये वाला देखिए बाय निषेचन किसमें होता है? तो बाय निषेचन जिसमें बाय निषेचन होता है तो आप लोग मेढक में देखे होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो इसका देख लीजिए इसमें क्या है, मछली में, स्टार फिश में और मेढक में, इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो निषेचन के फलस्वरूप जो है सो युग्मनज का निर्माण होता है, जैगोट जिसको हम लोग बोलते हैं, बी इज राइट आंसर। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दो सतहों पर संपर्क के कारण, देखिए संपर्क हो रहा है ना, तो संपर्क हो रहा है मतलब संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न हो रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो हम लोग बोलते हैं संपर्क के कारण हो रहा है। तो संपर्क के कारण जो होता है सो कौन सा बल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण। घर्षण कब होता है? जब एक वस्तु दूसरे वस्तु की सतह पर लगती है और दोनों के माध्यम से जब घर्षण होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिए बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग दाब बोलते हैं। और दाब का ऐसा एक मात्रा क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए बच्चों क्या है, निम्नलिखित बलों में कौन सा समकृत बल है? समकृत मतलब क्या होता है? एक समकृत होता है, एक असमकृत होता है। समकृत मतलब जो उसके संपर्क में आके बल लगता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेशीय बल। चूंकि देखिए चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्व बल ये बिना वस्तु के संपर्क में आने से होता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो ये सब असमकृत बल के उदाहरण हो जाएंगे। ये जितना आप लोग देख पा रहे हैं ये तीनों असमकृत बल के उदाहरण हो जाएगा। तो समकृत बल कौन होगा? तो पेशीय बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, सूर्य नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जो लाखों करोड़ों वर्ष उसको बनने में लगता है और जो जीव जंतुओं के सड़ने गलने से उसका निर्माण होता है। तो इसका जो है सो कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, ये जो है सब जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। तो कौन नहीं है? तो लकड़ी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए इसी तरह हम लोग बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए प्यारे दोस्तों क्या है, किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो किसी पदार्थ के दहन के लिए हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन भी आवश्यक है, ज्वलन ताप भी और दहनशील पदार्थ भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था का जो एज होता है सो 10 से 19 वर्ष माना जाता है, या फिर कहीं पे 11 से 19 वर्ष लिखा होगा। तो दोनों में से कहीं एक भी ऑप्शन रहे, एक ही ऑप्शन रहेगा। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनलिन ग्रंथि, जिसको हम लोग करो लड़ो या मरो का ग्रंथि भी के नाम से हम लोग जानते हैं, डू एंड डाई। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो बच्चों का जो लिंग निर्धारण होगा ये किस पर निर्भर करता है? ये पिता पर निर्भर करता है। चूंकि जैसे हम लोग जानते हैं एक्स एक्स रहेगा तो मेल होगा, मतलब माता होगा, और एक्स वाई रहेगा तो पिता होगा। अगर माता से एक्स और पिता से एक्स आता है तो फिर लड़की होगा, अगर माता से एक्स और पिता से वाई आता है तो लड़का होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए बच्चों क्या है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है और परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। एक तो ये होता है कि कोण आई बराबर कोण आर, वही होता है, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं। और एक ये होता है
कि ये आपतित किरण हुआ और एक परावर्तित किरण हुआ, ये और इसके बीच में अभिलंब, ये तीनों जो है सो एक ही बिंदु पर आता है। आप लोग पढ़े भी होंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर भी आप लोगों को ऐसा प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने पर वस्तुओं को भी दिखा सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्कोप के नाम से जानते हैं। ये इज राइट आंसर। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 में आप लोगों से पूछा गया है, कीट कई फसलों से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है। माने काटी हुई जो फसल है उससे फसलों से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रेसिंग, डी हो जाएगा। चलिए उसी तरह हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या है, अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा कितना होना चाहिए, तो 14% से कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होगा तो नुकसान भी हो सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या है, किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है, तो केंचुआ जो है इसको हम लोग किसानों का मित्र के नाम से जानते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है 31 में, इसमें है सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है, तो इसका जो हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा, आप लोगों का जो एग्जाम है सो 28 जनवरी को होने वाला है। आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। अगर आप लोगों को दिक्कत होता है पढ़ने में, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं या कॉपी में नहीं लिख पाते हैं, तो आप लोग बोलिएगा, आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो कहाँ मिलेगा आप लोगों को, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो फिर इसका पीडीएफ हम वहाँ पे भेज देंगे। तो चलिए इसमें देखिए क्या है क्वेश्चन 30 नंबर 32 में निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है, तो प्राकृतिक उपग्रह आर्यभट्ट जो है एक प्राकृतिक उपग्रह के उदाहरण है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है, सबसे अधिक जो द्रव्यमान होता है सो बृहस्पति ग्रह का है, जो सबसे बड़ा ग्रह की श्रेणी में आते हैं। मंगल ग्रह जो है इसको हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। शुक्र ग्रह जो है इसको सांझ का तारा या भोर का तारा भी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या है, घर्षण हमेशा होता है, तो घर्षण कैसा होता है, तो घर्षण जो होता है सो आरोपित बल का घर्षण हमेशा जो होता है, तो इसमें देखिए क्या होता है, हानिकारक भी है लाभदायक भी होता है, आरोपित बल की दिशा में कार्यरत होता है, आरोपित बल का विरोध करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आरोपित जो बल होता है उसका विरोध करती है हमेशा। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, घर्षण निर्भर करता है, घर्षण किस पर निर्भर करता है, पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तुओं के भार पर या दोनों पर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों पर निर्भर करेगा। उसी तरह हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में से कौन है, मतलब घर्षण बढ़ाने का तरीका क्या है, तो घर्षण कब बढ़ेगा, सतह का रुखड़ा कर देने से। घर्षण क्या होता है, देखिए रुखड़ा करेंगे तो घर्षण बढ़ेगा। जैसे आप लोग ऐसे समझिए इसको उदाहरण से, जैसे मान लीजिए आप एक चिकनी सतह पर चल रहे हैं और एक रुखड़े सतह, मतलब जहाँ पे उबड़ खाबड़ है, तो जब आप लोग उबड़ खाबड़ के रास्ते में चलिएगा तो आप लोग का चप्पल क्या होगा, ज़्यादा घिसेगा, तो वहाँ पे घर्षण ज़्यादा हो रहा है। और जहाँ पे घर्षण ज़्यादा ना हो इसलिए हम लोग जो दरवाजा वगैरह में होता है सो तेल का यूज़ करते हैं ताकि घर्षण कम हो। घर्षण ज़्यादा होने का मतलब है नुकसान ज़्यादा हो रहा है, और घर्षण कम होने का मतलब है कि नुकसान कम हो रहा है। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं क्या है। आगे है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या है, इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है, तो संश्लेषित रेशा का उदाहरण कौन है, तो आप लोग देखिए, तो संश्लेषित रेशा का उदाहरण हो जाता है जो मतलब जीव जंतु के द्वारा नहीं प्राप्त होता है, उसको मनुष्यों ने जो है सो बनाता है, जो कई रंगों के हो सकते हैं, अलग अलग रंग के हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूती हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, और आगे में देखिए इसमें क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सॉरी इसका राइट आंसर आप लोग नाइलॉन टिक कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइलॉन हो जाएगा, ये इज राइट आंसर। चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से 4R में कौन नहीं है, तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये सभी होता है। रिमूव का मतलब क्या होता है, हटाना होता है, तो ये नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है, जो पिघल जाएगा परंतु जलेगा नहीं, तो नायलॉन जो है सो पिघल जाएगा लेकिन जलती नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए बच्चों क्या पूछा गया, आवृत्ति का ऐसा एक मात्रा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए क्या है, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं, तो एक कंपन में कितना समय लगा, उसको कितना काल लगा, उसको हम लोग आवर्त काल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42, ध्वनि संचरित हो सकता है, तो ध्वनि जो है सो ठोस में भी जा सकता है, द्रव में भी जा सकता है और गैस में।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ठोस द्रव गैस में भी। केवल हम लोग जानते हैं कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। तो निर्वात में ध्वनि का संचरण क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं होता है, और जहाँ पे हवा नहीं होगा वहाँ पर ध्वनि का संचरण नहीं होती है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों भूसंपकरण हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए क्या है, भूकंप की शक्ति के परिमाप को किससे मापा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ द्वारा, सिस्मोग्राफ। उसी तरह हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश जो है सो दो प्रकार के होते हैं, एक ऋण आवेश, एक धन आवेश होता है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म कणों या तरल कणों के बादल को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग एरोसोल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है सो 21% है, या हम लोग बोल सकते हैं वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है सो 21% है। आप लोगों से अगर 78% पूछा जाता है, मतलब नाइट्रोजन पूछा जाता है, तो नाइट्रोजन जो है सो 78% है। 0.03% क्या है? तो कार्बन है। तो आप लोगों से यहाँ जो पूछा गया सो ऑक्सीजन पूछा गया बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21% या 21% हम लोग बोल सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए मेरे बच्चों क्या पूछा है, वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? तो इसका हो जाता है पुनर्रोपण, मतलब फिर से हम लोग वन को लगा सकते हैं। ठीक है, हम लोग का जरूरत है तो हम लोग काट लिए, लेकिन उसको फिर से लगाना भी है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए क्या है, काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो पेट्रोलियम को हम लोग काला सोना के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। और क्वेश्चन नंबर 50 करने से पहले आपको बता दें प्यारे बच्चों, अभी भी आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। और साथ ही आपको बता दें जो ओरिजिनल क्वेश्चन है आप लोगों को मिलने की प्रबल संभावना है। आप लोग ज़्यादा किसी को बताइएगा नहीं, केवल आप लोगों का जो मित्र होगा, दोस्त होगा, उसी को बताइएगा। और आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाइएगा उसके एक दिन पहले रात में या 2 दिन पहले आप लोगों को जो है सो क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए क्या है 49। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो कौन जो है सो प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कपड़ा जो है सो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, चूंकि कपड़ा जो है सो कपड़ा को किसने बनाता है? हम मनुष्यों ने बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। धन्यवाद बच्चों, आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने मित्रों को भी बताइए इस चैनल के माध्यम से। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।